नमस्कार बच्चों, सभी का स्वागत है कुमार कौशल क्लासेस में। जीएस प्रैक्टिस की श्रृंखला हम लोग लेके चल रहे थे। जीएस प्रैक्टिस किया जा रहा था जिसमें हम लोग सामान्य अध्ययन के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे। उसी सीरीज़ में आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके पहले मैं एक सूचना आपको दे दूं कि सामान्य अध्ययन में जो स्पेशल पॉलिटी का बैच शुरू हुआ है, जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान, जिसमें आपको बताया जाएगा भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान। तो इस भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान का एक बहुत ही गज़ब का ऑफ़र है बच्चों। आपको पता होगा कि अब तक 99 रुपीज़ में, केवल 99 रुपीज़ में आपको ऑफ़र दिया जा रहा था। अब ये अगर आपने 23 मई और 24 मई के पहले, 24 मई को 12 बजे से पहले अगर आप लोगों ने ऑफ़र का फ़ायदा ले लिया तो आप बिल्कुल फ़ायदे में होने वाले हैं। तो गाइज़, बिल्कुल देर ना करते हुए आप इस बेहतर वाले ऑफ़र का फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक भी इसको शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक भी इसको शेयर करने का प्रयास करें। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के प्रश्न की। देखते हैं क्या प्रश्न है। आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। प्रश्न है कि न्यूनतम लिंगानुपात वाले 3 राज्यों में शामिल नहीं है। पूछा जा रहा है कि न्यूनतम लिंगानुपात वाले 3 राज्यों में शामिल नहीं है। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। अब इनमें से कौन सा एक उत्तर होगा, यही आपको पसंद करना कि आपका उत्तर इसमें से क्या होने वाला है। आपको बताना है कि न्यूनतम लिंगानुपात वाले 3 राज्य, क्या बताना भैया, न्यूनतम लिंगानुपात वाले 3 राज्य के बारे में बात कर रहा है। न्यूनतम लिंगानुपात वाले कितने राज्यों की बात कर रहा है? 3 राज्यों की बात कर रहा है। अब इनमें से कौन सा नहीं है? देखो, हरियाणा, या फिर दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा सिक्किम, चौथा पुदुचेरी। अब इनमें से कौन सा एक उत्तर होगा? तो आप जानते हैं कि जो हरियाणा है, हरियाणा का 892 है। हरियाणा का जो लिंगा अनुपात है वो 892 है। जम्मू और कश्मीर की अगर हम बात करें भैया, तो जम्मू और कश्मीर 889, ठीक है। जम्मू और कश्मीर का कितना लिंगानुपात है? 889 है लिंगानुपात। और सिक्किम का जो है वो 890 है। सिक्किम का कितना है? सिक्किम का 890 है। और पुदुचेरी का 1037 है। पुदुचेरी का कितना है? 1037 है। तो इसका मतलब है कि अगर हम इसके उत्तर के संदर्भ में समझने का प्रयास करें तो पुदुचेरी हमारा उत्तर बनेगा। पुदुचेरी क्यों बनेगा, इस बात को भी समझ लीजिए। पुदुचेरी जो है ये सर्वाधिक लिंगानुपात वाला, पुदुचेरी जो है ये सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है। कैसा प्रदेश है? तो ये केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। तो इस तरह से उत्तर इसका हो गया क्या? पुदुचेरी, माने डी वाला आंसर इसका सही होगा। डी वाला आंसर इसका सही होगा। चले अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि बजट एक विवरण है। पूछ रहा आपसे, बजट एक विवरण है। तो बजट एक किस बात का विवरण कह रहा है? कि आय तथा व्यय का, वस्तुओं की खरीद तथा बिक्री का, वस्तुओं की कीमतों का, संभावित आय तथा संभावित व्यय का। पूछ रहा है कि बजट एक विवरण है। आपको पता है कि जो बजट होता है, आपको पता है कि जो बजट होता है, जो बजट होता है वो क्या होता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, ठीक ना। एक वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, लेकिन किस बात का? आय तथा व्यय का, वस्तुओं की खरीद तथा बिक्री का, या वस्तुओं की कीमतों का, या संभावित आय तथा संभावित व्यय का। तो आप जो चौथा ऑप्शन है भैया इसको टिक करेंगे। चौथा ऑप्शन बहुत ही राइट है। क्यों? क्योंकि ये एक वित्तीय वर्ष में कितना संभावित आय होगा और कितना संभावित व्यय होगा, इसी का जो विवरण प्रस्तुत किया जाता है उसी को कहा जाता है बजट, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं? बजट बोलते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो गया? इसका उत्तर हो गया डी वाला ऑप्शन, ठीक है। इसका उत्तर क्या हो गया भैया? डी वाला हो गया। चले अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी संस्था बैंकों के कामकाज पर नियंत्रण रखती है। अब बैंकों के कामकाज पर नियंत्रण कौन रखेगा? क्या रिजर्व बैंक रखता है, आरबीआई रखता है, सीबीआई है, सरकार, उपरोक्त सभी। पूछ रहा है कि कौन सी संस्था बैंकों के कामकाज पर नियंत्रण रखती है। तो बैंकों के कामकाज पर नियंत्रण रखने वाली संस्था कौन सी है? बैंकों के कामकाज पर नियंत्रण करने वाली संस्था कौन सी है? तो आपको पता होगा कि रिजर्व बैंक जितने भी
जितने भी बैंक हैं वो सभी के सभी अब रिज़र्व बैंक के नियंत्रण में काम करते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारा आरबीआई है, इसी आरबीआई के नियंत्रण में काम करता है। तो आरबीआई की स्थापना अगर आपसे पूछ ले तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल को हुई थी। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल को हुई थी 1935 ईस्वी में। सन 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। कब? 1935 ईस्वी में आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। अगर आरबीआई के राष्ट्रीयकरण की बात पूछें, अगर आरबीआई के राष्ट्रीयकरण की बात कहें तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था 1 जनवरी। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हो गया था 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का क्या हो गया था? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। थोड़ी सी बच्चों राइटिंग इस पे ठीक से नहीं बन पा रही है, लेकिन फिर भी आप सुन रहे हैं बातों को और आपकी चीज़ें रिवीजन हो रही हैं, ये अच्छी बात है। आप चीज़ों को सुन रहे हैं और आपका रिवीजन हो रहा है, ये अच्छी बात है। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न कह रहा कि धरती की पुकार किसकी पुस्तक है? बहुत ही गजब का प्रश्न है ये, बहुत ही जुल्मी वाला प्रश्न है। जुल्म क्या ढाया गया? पूछा गया कि धरती की पुकार किसकी पुस्तक है? क्या वंदना शिवा की है, सरला बहन की है, या रमेश पोखरियाल निशंक की है, या सुंदर बहुगुणा जोशी की है? ये बहुत ही गजब का है। देखिए इसमें जो वंदना शिवा हैं इनकी एक पुस्तक है इकोलॉजी एंड द पॉलिटिक्स ऑफ सर्वाइवल। इनकी पुस्तक वंदना शिवा की एक पुस्तक है इकोलॉजी एंड द पॉलिटिक्स ऑफ सर्वाइवल। और सरला बहन जो है, सरला बहन की एक पुस्तक है स्पर्श गंगा। सॉरी, ये रमेश पोखरियाल की है। रमेश पोखरियाल की पुस्तक है स्पर्श गंगा। इनकी पुस्तक है स्पर्श गंगा, ठीक ना। इनकी पुस्तक क्या है? स्पर्श गंगा है। इनकी पुस्तक क्या है? स्पर्श गंगा है। इनकी पुस्तक क्या है? स्पर्श गंगा है। अब इसमें जो चौथा ऑप्शन है, माने सुंदर बहुगुणा जोशी, सर सुंदर बहुगुणा जोशी। आप जानते हैं कि सुंदर बहुगुणा जोशी को चिपको आंदोलन का पिता कहा जाता है। बहुगुणा जोशी साहब को चिपको आंदोलन का, इनको क्या बोलते हैं भाई? चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन का पिता बोला जाता है किसको? बहुगुणा को। चिपको आंदोलन का, इनको चिपको आंदोलन का पिता माना जाता है। ठीक है, जो वृक्षों की उसके वृक्षों के संरक्षण से जुड़ा हुआ मामला था। तो इन्हीं की पुस्तक है धरती की पुकार। बहुगुणा साहब की पुस्तक है धरती की पुकार। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि गिद्ध संरक्षण परियोजना, क्या बोल रहा है कि गिद्ध संरक्षण परियोजना, गिद्ध संरक्षण परियोजना, गिद्ध संरक्षण परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था? 2009, 2005, 2006, 2007। तो गिद्ध संरक्षण से संबंधित जो अधिनियम पारित हुआ था भैया वो 2006 में हुआ था। कब हुआ था? 2006 में। इसलिए इसका सी वाला उत्तर सही, माने तीसरा वाला उत्तर इसका ठीक है। तीसरा वाला उत्तर इसका ठीक है। कब हुआ था? 2006 में हुआ था। इसका सी वाला आंसर सही है। बाकी ठीक। बाकी एक बात इसमें और नोटिस कर लीजिएगा कि जो 2009 है, 2009 में गंगा डॉल्फिन, गंगा की जो डॉल्फिन्स हैं, है ना, गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के बारे में इसमें बातचीत की गई थी। या ये कह सकते हैं कि गंगा जो डॉल्फिन थी, या गंगा में जो डॉल्फिन पाई जाती हैं, गंगा में जो डॉल्फिन पाई जाती हैं उनके संरक्षण की बात की गई थी। उनके संरक्षण का अधिनियम लाया गया था कब? 2009 में। तो गंगा डॉल्फिन के संरक्षण का अधिनियम 2009 में लाया गया था। और 2006 में गिद्धों के संरक्षण की बात होती थी। ठीक है, गिद्धों के संरक्षण की बात हुई थी। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? वन के प्रबंधन का संस्थान कहाँ पर स्थित है? पूछ रहा है। पहला ऑप्शन देहरादून, दूसरा भोपाल, तीसरा औरंगाबाद और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो चौथे के होने की कोई संभावना ही नहीं है, ठीक ना। और देहरादून, भोपाल, औरंगाबाद 3 ऑप्शन है। इनमें से कौन सा उत्तर सही लग रहा है ये आप बताने का प्रयास करेंगे अपने हिसाब से। ये आप बताने का प्रयास करेंगे अपने हिसाब से,
चले भाई, भारतीय वन प्रबंधन, देखो मुझे पता है कि बहुत सारे लोग देहरादून इसका उत्तर लगाएंगे, लेकिन वास्तव में वन संस्थान है ना, वन, अगर वन विभाग या वन संरक्षण अधिनियम और तमाम सारी चीज़ें उत्तराखंड से जुड़ी हुई हैं, लेकिन ये जो इस प्रश्न वन प्रबंधन संस्थान की बात अगर पूछेगा तब इसका उत्तर होगा बी वाला, माने भोपाल। इसका उत्तर क्या होगा? भोपाल सही होगा। इसका उत्तर क्या सही होगा? भोपाल सही होगा। चले अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? कौन सा महाद्वीप, माने इसको हम कह सकते हैं कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ये आप समझ सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप। यूरोप और अफ्रीका, अमेरिका तीनों हो नहीं सकते हैं, ठीक है, ये तीनों उत्तर गलत है। सबसे छोटा दुनिया का जो महाद्वीप है भैया वो है ऑस्ट्रेलिया। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में पूछा जाता है। ये लगभग 77 लाख वर्ग किलोमीटर, इसकी टोटल जो क्षेत्रफल है वो 77 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। तो विश्व के भूभाग का लगभग ये 5.9% कवर करता है। विश्व के कुल भूभाग का लगभग 5.9% कवर करता है, और ये जो 77 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका पूरा का पूरा क्षेत्रफल फैला हुआ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन भ्रंशोत्स पर्वत है? अब भ्रंशोत्स, इसको ब्लॉक पर्वत भी कहते हैं। अगर ऐसे मैं लिख दूं कि इसको ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल भी मानते हैं या ब्लॉक पर्वत कहते हैं, जो भ्रंश में उत्थान होता है, मतलब एक तरफ उसका भाग उठ जाए और दूसरी तरफ उसका भाग दब जाए, ऐसे में ये जो पहाड़ियों का निर्माण होगा या जो पर्वतों का निर्माण होगा उसे भ्रंशोत्स पर्वत कहते हैं। अब पूछ रहा है कि अब इसका ब्लॉक पर्वत का उदाहरण इनमें से कौन सा है? क्या ऑप्लेसियन है, क्या यूराल पर्वत है, वासजेस पर्वत है या फिर विंध्यन पर्वत है? अब इनमें से कौन सा एक पर्वत है आप इसको बताएंगे, ठीक ना। कैसे है इसका एक सही उत्तर क्या होगा ये आप बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, इसका जो तीसरा वाला उत्तर है, तीसरा माने सी, वासजेस पर्वत जो है ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, जबकि हिमालय आप जानते हैं कि नवीन मोड़दार पर्वत का एग्जाम्पल है। हिमालय कैसे पर्वत का एग्जाम्पल है? तो ये नवीन मोड़दार पर्वत का एग्जाम्पल है। नवीन मोड़दार पर्वत का एग्जाम्पल है हिमालय, नवीन मोड़दार पर्वत का एग्जाम्पल है, जबकि वासजेस पर्वत जो है ये ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वे दो ग्रह, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है। ये तो पक्का आप जान रहे होंगे, इसके बारे में कई बार आपसे डिस्कस किया गया है, इसके बारे में आप लोग समझ रहे होंगे, जान रहे होंगे। इसका उत्तर आप सभी देने का प्रयास करेंगे। क्या है? पूछ रहा है कि ऐसे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं, बृहस्पति और पृथ्वी, बुध और शुक्र, बुध और शनि, शुक्र और मंगल, इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा ये आप बताने का प्रयास करेंगे। तो इसमें से देखेंगे पृथ्वी और बृहस्पति तो होना बिल्कुल मुश्किल है। इसका जो सही उत्तर हो सकता है, विद्यार्थियों, वो हो सकता है बुध और शुक्र, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? बुध और शुक्र हो सकता है। तो एक बात याद रखना कि जो बुध हमारा है, बुध के बारे में याद रखना कि ये सबसे छोटा उपग्रह है, ठीक है, सॉरी ये सबसे छोटा ग्रह है। बुध सबसे छोटा ग्रह है, इसके बारे में एक बात याद रखना। और बची रही बात शुक्र की, तो शुक्र के बारे में बहुत सारे कंटेंट आपसे पूछे जाते हैं। शुक्र को लेकर के बहुत सारे कंटेंट आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ये सूर्य के निकट का दूसरा मतलब सूर्य के निकट दूसरा तारा है, सूर्य के सबसे निकट दूसरा तारा है, ठीक है, सूर्य के निकट दूसरा तारा है। और इसी को सांझ का तारा भी कहते हैं, और इसी शुक्र को भोर का तारा भी कहते हैं। यह जो पृथ्वी के बहन के रूप में जाना जाता है या पृथ्वी के भगनी के रूप में जाना जाता है, मतलब सिस्टर के रूप में जानते हैं शुक्र को, पृथ्वी का सिस्टर माना जाता है शुक्र ग्रह को, ठीक है, पृथ्वी का सिस्टर माना जाता है। तो 2-3-4 बातें आपने अभी याद रखी हैं। एक तो बुध के बारे में हमने बताया कि बुध सबसे छोटा ग्रह हो गया, इसके बारे में एक बात हो गई। दूसरी बात हमने शुक्र को लेकर के जो चर्चा किया कि सबसे पहली पॉइंट आपको लिखना कि शुक्र जो है ये सूर्य के निकट दूसरा ग्रह है, सूर्य के निकट, ठीक है, सूर्य के निकट दूसरा ग्रह है। बुध सुप्रीम करके एक कोड हमने आपको बताया था, बुध सुप्रीम,
पहले आप क्या करेंगे, सूर्य बना लेंगे, ठीक है, पहले आप सूर्य बना लेंगे, उसके बाद बुध सुप्रीम लिखेंगे। तो बुध का मतलब बुध, सु का मतलब शुक्र, प्री का मतलब पृथ्वी, बुध सुप्रीम, माँ का मतलब मंगल। तो बुध सुप्रीम, तो सबसे नज़दीक का तारा सूर्य के सबसे जस्ट पास में कौन सा है, तो बुध होगा, ठीक ना, बुध होगा। बुध के बाद शुक्र का नंबर आता है, ठीक है, बुध के बाद शुक्र का नंबर आता है। इतनी बात आप याद रखेंगे तो खगोल की जितने भी प्रश्न इससे बनने वाले हैं वो लगभग आप सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूछ रहा कि त्यागपत्र के संबंध में कौन सा जोड़ा गलत है। त्यागपत्र के संबंध में कौन सा जोड़ा गलत है। अब इधर देखिए दिया गया है कि मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है, लोकसभा अध्यक्ष उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। अब इनमें से कौन सा एक जोड़ा गलत है, बाकी सब सही है, एक ही गलत है, ठीक ना। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि मुख्य न्यायाधीश हमेशा किसको देगा, राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। जो राष्ट्रपति होगा ये उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देता, मतलब बी वाला ऑप्शन भी सही है। तीसरा पूछ रहा है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, तो बिल्कुल उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है, बिल्कुल ये तीसरा वाला ऑप्शन भी सही है। यहाँ पे जो लोकसभा की बात की गई है, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है, ठीक ना, ये उपाध्यक्ष को देता है, जो लोकसभा का उपाध्यक्ष होगा ये उसको देता है। तो इसलिए जो उत्तर होगा प्रश्न के अकॉर्डिंग वो चौथा होगा। उत्तर क्या होगा भैया, चौथा होगा। उत्तर क्या होगा इसका, चौथा होगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा कि भारतीय संविधान का आंतरिक संवैधानिक विकास कब से कब तक माना जाता है। अब एक बात देखना कि संविधान का जब विकास हुआ तो संविधान पर दो तरह से प्रभाव बने, एक तो आंतरिक प्रभाव माना जाता है और दूसरा पढ़ा जाता है बाह्य प्रभाव। एक आंतरिक प्रभाव और दूसरा बाह्य प्रभाव। आंतरिक प्रभाव का मतलब कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था, ठीक है, भारत का जो संवैधानिक विकास हुआ, संवैधानिक विकास दो रूप से हुआ है, एक तो आंतरिक प्रभाव माना जाता है और दूसरा बाह्य प्रभाव माना जाता है। आंतरिक प्रभाव का मतलब कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन कर रही थी तो उस दौरान जितने भी नियम कानून आए और उन नियम कानूनों से हमने जो भी अपने संविधान में शामिल किया उसको हम भारतीय संविधान में आंतरिक प्रभाव मानेंगे। और जो हमने दुनिया के संविधान से ग्रहण किया, दुनिया के संविधान से जो कुछ भी हमने लिया उस संविधान को हमने क्या कहा, संविधान पर बाह्य प्रभाव माना। तो इसके हिसाब से, इस व्याख्या के हिसाब से अगर हम समझने का प्रयास करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी लगभग आप जानते हैं कि सन 1600 से लेकर के 1658 ईस्वी तक, अर्थात 1857 के विद्रोह तक, जब 1857 का विद्रोह हुआ, या ये कह सकते हैं कि पहला स्वतंत्रता संघर्ष लड़ा गया भारतीयों के द्वारा, तो इसमें ये बात समझ आई लोगों को, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से 1600 से लेकर के 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी कार्य करती है। लेकिन 1858 के एक्ट आने के बाद भारत अब एक कंपनी का नहीं बल्कि सीधा सीधा ये ब्रिटेन का गुलाम हो गया, ब्रिटेन देश का गुलाम हो गया, महारानी के हाथों में चला गया। तो इसलिए हम सी वाला ऑप्शन सही मान सकते हैं कि आंतरिक संवैधानिक विकास कब से कब तक माना जाता है, तो 1600 से लेकर के 1858 तक माना जाता है। मुझे समझ आ रहा है कि लगभग आप लोग बेहतर तरीके से इसको समझ पा रहे होंगे। हाँ, लिखावट थोड़ी सी ठीक नहीं हो रही है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग बातों को सुन करके और लिख रहे होंगे, आप लोग बातों को सुन करके और लिख रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है गलत कथन है, गलत कथन आपको छांटना है। पहला कथन कह रहा कि पुलिस राज्य में राज्य का मुख्य कार्य नागरिकों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना होता है। पहला क्या पूछा, कह रहा है कि पुलिस राज्य में राज्य का मुख्य कार्य नागरिकों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना होता है। बिल्कुल सही है, आपको अभी जल्दी ही पढ़ाया हूँ मैं संवैधानिक विकास में, ये पूरा का पूरा मैटर पढ़ाया हूँ। दूसरा कह रहा है कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत एक संप्रभु राष्ट्र बन गया। तीसरा कह रहा है कि पूर्व ब्रिटिश काल में भारत एक गणराज्य, पूरे ब्रिटिश काल में, ये पूरे लिखा गया ना, पूर्व नहीं, ये पूरे ब्रिटिश काल में, यहाँ पे पूरे लिखेगा ना, पूरे ब्रिटिश काल में भारत एक गणराज्य के रूप में रहा, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है कि सभी सही हैं। अब इनमें से आपको ये गलत छांटना है
तो मैं आपको बता दूं कि पुलिस राज्य का मतलब होता है कि जनता के या नागरिकों के आंतरिक मसलों में दखल देना, उनका निपटारा करना, सीमा की सुरक्षा करना, है ना, ये सारी चीज़ें थीं जो पुलिस राज्य होता है, जिसमें सिर्फ और सीमा की सुरक्षा और नागरिकों की सुरक्षा करना ही पुलिस राज्य का उद्देश्य होता है। धीरे धीरे भारत या दुनिया में जितने भी देश हैं वो सब लोक कल्याणकारी राज्य की ओर बढ़ते गए और अब उद्देश्य राज्य का ये हो गया कि लोगों के जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने का सरकार प्रयास करने लगी। उसे हम कहते हैं लोक कल्याणकारी राज्य। भारत 26 जनवरी 1950 के बाद, मतलब जब भारत का संविधान लागू हुआ, तब भारत पूरी तरीके से संप्रभु राष्ट्र बन गया। ठीक है, पूरी तरीके से संप्रभु का मतलब है कि वे राष्ट्र जो अपने सभी कार्यों और नीतियों का निर्धारण बिना किसी बाह्य दबाव के करता है, उसे संप्रभु राष्ट्र बोला जाता है। तो जब भारत में संवैधानिक व्यवस्था लागू हो गई, भारत का संविधान प्रारंभ हो गया, तो ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र बन गया। तो बी वाला आंसर भी, ऑप्शन भी सही है। सी कह रहा कि पूरे ब्रिटिश काल में भारत एक राज्य के रूप में, भारत अधिराज्य के रूप में, यहाँ पे थोड़ा सा आंसर गलत हो, ऑप्शन गलत हो गया है। अधिराज्य, पूरा मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ, पूरे ब्रिटिश काल में भारत एक अधिराज्य के रूप में रहा। तो अधिराज्य के रूप में कहाँ रहा भाई? पूरे समय तो अधिराज्य के रूप, कभी औपनिवेशिक राष्ट्र रहा, है ना, कभी औपनिवेशिक राष्ट्र रहा। जब शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी है तो भारत तो एक उपनिवेश ही था, तो औपनिवेशिक राज्य के रूप में रहा। बाद में फिर वो अधिराज्य के रूप में कुछ समय तक रहा। 1950 के पहले ये अधिराज्य के रूप में रहता है, अधिराज्य के रूप में रह जा, मतलब 1947 से 1950 भारत एक डोमिनियन स्टेट रहा, क्योंकि इस दौरान भारत का सरकार तो थी भारत की, लेकिन भारत का अपना कोई संविधान नहीं था बच्चों। इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो सी वाला होगा। मतलब ये पूरे काल में नहीं, बल्कि कुछ निश्चित समय तक के लिए अधिराज्य माने डोमिनियन स्टेट के रूप में भारत रहा। माने 1947 से 1950 के बीच भारत एक डोमिनियन स्टेट रहा, अधिराज्य रहा, जिसपे नियम कानून अंग्रेजों के चल रहे थे, लेकिन सरकार भारत की चल रही थी। चले अगला क्वेश्चन देखेंगे। पूछ रहा कि रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में सत्य कथन का चुनाव करिए। तो रेगुलेटिंग एक्ट अभी मैं आपको जल्दी ही पढ़ाया हूँ, इसके पहले वाले ही एपिसोड में पढ़ा चुका हूँ। तो 4 ऑप्शन इसके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि गवर्नर जनरल परिषद द्वारा बहुमत के आधार पर कार्य करता था, लेकिन वह निर्णायक मत नहीं दे सकता था। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखेंगे, कोलकाता स्थित सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती है। कोलकाता स्थित सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती है। और अगला है कि 4 न्यायाधीशों के पैनल में चैम्बर्स भी शामिल थे। अगला है गवर्नर जनरल के शासन में सहयोग करने के लिए 4 सदस्यीय परिषद का गठन हुआ। तो बिल्कुल आप इसमें से, मुझे लगता है कि कुछ बच्चे हो सकता है कि मिस कर जाए, लेकिन चूंकि अभी ये जल्दी ही पढ़ाया हो तो मैं आपको पूरा बता दूं कि गवर्नर जनरल का सपोर्ट करने के लिए एक 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया और गवर्नर जनरल उस परिषद के बहुमत के आधार पर कोई भी कार्य करता था, लेकिन वो निर्णायक मत दे सकता था, वो निर्णायक मत दे सकता था। इसका मतलब है कि ऑप्शन ए गलत है, वो निर्णायक मत दे सकता था, यहाँ पे नहीं लिखा गया है, इसलिए पहला वाला ऑप्शन गलत है। मतलब सिर्फ इतना नहीं की जगह अगर हाँ हो जाता, सिर्फ इतना लिख दे कि वह निर्णायक मत दे सकता है, बस नहीं काट दीजिए, तब सही हो जाएगा पहला भी, है ना। लेकिन पहला वाला गलत है चूंकि नहीं लिख दिया गया है। बाकी कोलकाता स्थित सुप्रीम कोर्ट में 4 सदस्य थे, है ना। वो प्रिवी काउंसिल का मतलब होता है कि ऐसी कोई सुपर पावर या ऐसे सुपरवाइज़र लोग जिनसे सलाह लेकर के कोई काम किया जा सकता है, ठीक ना, और उनका मतलब उनके जो आइडिया है, जो उनके सलाह, वो मान्य होते हैं। अगली बात है 4 न्यायाधीशों के पैनल में चैम्बर्स भी था, तो बिल्कुल था। चैम्बर्स, लिमेस्टर, हाइड 3 उसके अन्य सदस्य थे और एलिजा इम्पे वो मुख्य सदस्य था, मतलब मुख्य न्यायाधीश था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, उसका मुख्य न्यायाधीश था एलिजा इम्पे, और हाइड, लिमेस्टर और चैम्बर्स ये 3 उसके अन्य सदस्य थे। ठीक है, तो इस तरह से इसका पहला वाला आंसर गलत होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री का कार्यभार किसने संभाला? जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी तो ऐसे में पूछ रहा है कि जवाहरलाल मृत्यु के बाद उनका कार्यभार मतलब जो एक कह सकते हैं कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया गया, कार्यवाहक प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया गया, ये आपसे पूछा जाएगा और पूछा गया भी है कई बार आपसे कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया गया। तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था गुलजारीलाल नंदा को। ठीक है, किसको? गुलजारीलाल नंदा को नियुक्त किया गया था। इस बात को ध्यान से समझ लेना कि जवाहरलाल नेहरू की जो मृत्यु हुई थी उसमें एक इनकी जो जेएल नेहरू की जो मृत्यु हुई थी, जेएल नेहरू की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 27 मई 1964 को। कब हुई थी? 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी 27 मई 1964 को, और उसी समय गुलजारीलाल नंदा को भारत का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। एक बात और है कि 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की जब मृत्यु हुई थी तो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद भी गुलजारीलाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्षा निम्नलिखित में से कौन थी? श्रीमती ममता शर्मा, श्रीमती जयंती पटनायक, श्रीमती इंदिरा गांधी या श्रीमती एनी बेसेंट? तो जो राष्ट्रीय महिला आयोग है बच्चों, देखो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना वास्तव में 1992 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? 1992 ईस्वी में हुई थी। अगर डेट आपसे पूछे तो 31 जनवरी 1992 ईस्वी को राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 ईस्वी को राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी, और इसका जो सबसे पहली अध्यक्षा बनी थी वो बनी थी श्रीमती जयंती पटनायक। ठीक है, ये बनी थी श्रीमती जयंती पटनायक। तो 1992 में जिस राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई उसकी पहली अध्यक्षा बनी थी कौन? श्रीमती जयंती पटनायक के रूप में जाना जाता है। अभी हाल ही में 2014-15 के आसपास ममता शर्मा इसकी अध्यक्ष थी। ठीक है, ममता शर्मा थी। लेकिन अगर पूछे वर्तमान में इसकी अध्यक्षा कौन है, वर्तमान में इसकी अध्यक्षा कौन है, तो वर्तमान में इसकी अध्यक्षा है श्रीमती रेखा शर्मा। श्रीमती रेखा शर्मा वर्तमान में इसकी अध्यक्षा हैं। ठीक है, वर्तमान में इसकी अध्यक्षा कौन है? वो श्रीमती रेखा शर्मा है। तो ये कई बार आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पूछ रहा कि प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास स्थान कहाँ था? दिल्ली, आगरा, जयपुर या मेरठ? आपको बता दूं कि जब 1857 का विद्रोह हो रहा था तो उस समय गालिब साहब दिल्ली में थे। आपको मैं कई बार बताया हूं, जब भी 57 का विद्रोह पढ़ाता हूं तो बताता ज़रूर हूं। उस समय ये दिल्ली में थे। आपसे पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह के समय प्रसिद्ध उर्दू के शायर कौन से प्रसिद्ध उर्दू के शायर जिंदा थे उस समय, जीवित थे? तो उस समय जीवित थे यही मिर्ज़ा गालिब। ठीक है, लेकिन इनका जो मूल निवास पूछ रहा ना, इनका मूल निवास वास्तव में आगरा में था। इनका मूल निवास कहाँ पे था? आगरा में था। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी वाला होगा, आगरा उत्तर होगा इसका। ठीक है भैया, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि किस फ्रांसीसी यात्री ने 6 बार भारत की यात्रा की थी? मनुची, वर्नियर, थेवरनाट या ट्रेवेनियर? अब इनमें से कौन सा ऐसा शासक है या कौन सा ऐसा यात्री, फ्रांसीसी यात्री है जिसने भारत की 6 बार यात्रा की थी? तो मैं आपको बता दूं कि जो मनुची है, मनुची वास्तव में दारा सिकोह, या मतलब ये कह सकते हैं कि जब उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था उस समय मनुची भारत आया था। औरंगजेब और दारा सिकोह का जब उत्तराधिकार हुआ तो इसने दारा का साथ दिया था, मनुची ने। ये जो बर्नियर हैं, बर्नियर के बारे में भी आपसे कई बार पूछा जाता है कि ये औरंगजेब और दारा के समय ये भी था। तो दोनों एक तरह से कह सकते हैं, दोनों औरंगजेब और दारा के समय थे। ठीक है, लेकिन बर्नियर के बारे में एक चीज़ आप ध्यान रखना कि जब दारा और औरंगजेब का उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था तो एकमात्र ऐसा बर्नियर व्यक्ति है जो उसका चश्मदीद गवाह है। पूछा जाता है, इसके आंखों के सामने ये युद्ध लड़ा गया था उत्तराधिकार का, इसलिए इसके बारे में बार बार पूछा जाता है कि जो औरंगजेब
और दारा के बीच उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ, उसका प्रत्यक्षदर्शी कौन सा विदेशी यात्री था? तो ये बर्नियर था। ठीक है, बर्नियर था। अगर थेरवाड के बारे में पूछे तो यह औरंगजेब के समय आने वाला एक फ्रांसीसी यात्री था, लेकिन ये 6 बार नहीं आया था। बचा हुआ ट्रेवर्नियर। ये जो ट्रेवर्नियर है, ये इसका अगर टाइम पीरियड हम देखेंगे तो 1638 से लेकर के 1666 के बीच ये भारत की कुल 6 बार यात्रा करता है। और इस समय हम कह सकते हैं कि जैसे एक तो आप देखेंगे कि शाहजहाँ का शासनकाल होगा। ठीक है, एक तो ये शाहजहाँ का शासनकाल था और उसके बाद फिर औरंगजेब का शासनकाल था। तो अगर आपसे पूछेगा कि ट्रेवर्नियर किस मुगल बादशाह के समय भारत की यात्रा करता, तो शाहजहाँ और औरंगजेब दोनों इसके आंसर बनेंगे। शाहजहाँ और औरंगजेब दोनों इसके आंसर बनेंगे। तो इसलिए आप ध्यान देंगे इस कि किसके के दोनों में से या तो एक ऑप्शन में दिया रहेगा, या अगर दोनों दिया रहेगा तो ऑप्शन ए और बी दोनों को सेलेक्ट करने की बात करेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछ रहा कि चोल राजवंश का प्रवर्तक कौन था? विजयालय, आदित्य प्रथम, प्रांतक प्रथम या राजराज प्रथम? ये बहुत ही गजब का प्रश्न है। देखिए, लगभग 850 ईस्वी की बात है। पूर्व मध्यकाल की घटना जिसे हम कह सकते हैं। विजयालय नाम का एक शासक हुआ जो प्राचीन काल में चोलों के बारे में अगर हम बात करें तो प्राचीन काल में चोलों का उल्लेख करने वाला जो शासक था वो था अशोक। प्राचीन काल में अशोक पहला ऐसा शासक था जिसने चोल राज्यों के बारे में उल्लेख किया। लेकिन पूर्व मध्यकाल में मतलब लगभग 8वीं सदी में आकर के विजयालय नाम के शासक ने चोल वंश को या चोल साम्राज्य को फिर से स्थापित करने का प्रयास किया। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा? इसका उत्तर हो जाएगा बी वाला, विजयालय ने। ठीक है, पहला वाला उत्तर हो जाएगा, ए उत्तर हो जाएगा विजयालय। अगला क्वेश्चन कह रहा कि भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहते हैं? मौर्य काल, वैदिक काल, गुप्त काल, वर्धन काल। अब इनमें से कौन सा एक स्वर्ण युग के नाम से किसको हम जानेंगे? स्वर्ण युग के नाम से किसको हम जानते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। आप देखेंगे मौर्य काल तो पहला ऐतिहासिक काल था। वैदिक काल लगभग आप देखेंगे 1500 ईसा पूर्व से लेकर के ये 600 ईसा पूर्व तक चलता है। ठीक है, गुप्त काल जो वास्तव में इसी गुप्त काल में साहित्य माने या ये कह सकते हैं कि संस्कृत साहित्य, कला साहित्य, नाटक, तमाम चीज़ों का बड़े पैमाने पर यहाँ पर विकास दिखाई देता है। इसलिए गुप्त काल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसलिए इसको स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा का पूरा सेशन पसंद आया होगा। आज एक नई टेक्निक से आपको पढ़ाया गया, क्लास लिया गया है। अगर ये चीज़ें आप पसंद करते हैं तो भविष्य में भी इस तरह से आपको पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। हाँ, एक चीज़ और आपको बता दूं मैं कि स्पेशल पॉलिटी का जो बैच चल रहा है बच्चों, स्पेशल पॉलिटी का बैच अब तक जो 99 रुपये में हो रहा था, ये बैच वास्तव में बहुत ही गज़ब का बैच है। इसलिए आप सभी क्या करेंगे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इसको परचेज़ करवाएंगे। 23 मई और 24 मई को, 23 मई दोपहर 12 बजे से लेकर के 24 मई दोपहर 12 बजे तक ये ऑफ़र है कि जो बच्चा इस समय एनरोलमेंट करा लेगा उसका 99 रुपीज़ में हो जाएगा, नहीं तो फिर उसको 499 रुपये देने पड़ेंगे। और आपको बता दूं कि स्पेशल पॉलिटी का ये बैच है, बहुत ही गज़ब का बैच चल रहा है। बहुत सारे बच्चों ने इसमें एनरोलमेंट कराया है, एकदम डिटेल से पढ़ाया जा रहा है। अगर आप पीसीएस प्रीलिम्स या फिर समीक्षा अधिकारी, जीआईसी, एसएससी या यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी या जूनियर टीचर या इस तरह के किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो यह स्पेशल पॉलिटी का बैच, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान का बैच आपके लिए बिल्कुल रामबाण होने वाला है। तो बिल्कुल देर ना करते हुए आप इस बैच को ज़रूर परचेज़ करें। ये हाँ, डेली दोपहर में 12:30 बजे ये लाइव होता है बीट एग्ज़ाम्स के चैनल पर। तो आप सभी बिल्कुल इस सेशन को ज्वाइन करें और पूरे के पूरे अपने तैयारी को धारदार और ज़बरदस्त बना दें। ठीक है, तो सभी बच्चों को जय हिंद हमारी तरफ से। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए, मस्त रहिए। सभी को जय हिंद, सभी का स्वागत है, सभी का वेलकम है, सभी को जय हिंद। खूब ख्याल रखिए अपना, मस्त रहिए।